हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं चंद्रकांत और आप देख रहे हैं लेट्स अराइज। हम लोग बात कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, है ना। रसायन के मूलभूत अवधारणाओं के बारे में स्टडी कर रहे थे। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें देखे हैं जिसमें क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाना जरूरी है। मतलब अगर कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छा से बिल्ड करना है तो वहाँ के जो क्वेश्चन रहते हैं उसको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके सामने में वही 16-17 करीब आसपास क्वेश्चन रखूंगा, आप लोग देखते जाना। और टीचर भर्ती के लिए जो भी प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं वो भी ध्यान रखना कि कूट का क्वेश्चन कैसे देते हैं, असरसर रीजन का क्वेश्चन कैसे देते हैं, केमिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, देखो क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पहला तो हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, पहला यौगिक के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। दूसरा कौन सा क्वेश्चन आएगा, मिश्रण से क्वेश्चन आएगा। और मिश्रण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार का मिश्रण पढ़ चुके हैं, 2 प्रकार का। एक होता है समांगी मिश्रण, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा भैया एकदम, है ना। और एक होता है विषमांगी, ये देख लो, है ना। मतलब हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है उसके बारे में, और सॉरी ये तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस और क्या हेट्रोजीनियस के जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद और हम लोगों ने पढ़े हैं तीसरा बात जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, असरसर रीजन का खेल यहीं से होगा। ठीक है, देखो क्या है, रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम, ये देख लो। ये 3 टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं और इसको बोल देंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये देख लो भैया, यहां से क्वेश्चन आने वाला है। और हाँ, एक बात और बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, ठीक है, वो तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, PYQs है सभी के सभी, है ना, उसी को लेकर के आया हूं मैं। तो टीचर भर्ती वाले तो एकदम ध्यान रखे, ये क्वेश्चन एकदम एज इट इज जैसे के तैसे एकदम पूछने वाले हैं, ये बात ध्यान रखो। इतना गारंटी दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा तो इसी क्वेश्चन को बना के पूछेंगे और कोई दूसरा क्वेश्चन बना के नहीं पूछेंगे। यहां से इतने टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, 16 से 17 क्वेश्चन है जिसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। जो 11th में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसके बारे में ध्यान देना है, कंपटीशन एग्जाम के बारे में ध्यान देना है। और मैं जो इस सीरीज चल रहा है उसको कैसे बनाने वाला हूं, कंपटीशन के मद्देनजर बनाने वाला हूं, जिसमें 11th वालों का भी फायदा होगा और कंपटीशन में जो बैठे हैं उसका भी फायदा होगा। लेक्चरर जो केमिस्ट्री है वहां से आने वाला है पेपर, PGT केमिस्ट्री के लिए आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चालू करते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में। तो ये स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, प्रेजेंट है, आप लोग देखो, पढ़ो और ध्यान दो कि मैंने पिछले क्लास में क्या क्या कहा था। देख लो भैया, ये आया हुआ क्वेश्चन है, DSSSB में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा और कैसे हमारा अप्रोच रहेगा उसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। और पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जा करके देखो, ये सीरीज चल रहा है उसको देखो, कॉपी पेन लो और उसको नोट करते जाओ। यही क्वेश्चन इस बार PGT केमिस्ट्री छत्तीसगढ़ में जो भर्ती होगा वहां से आने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न पढ़ रहा हूं, चाशनी और चाय किसके उदाहरण है, चाशनी और चाय किसके उदाहरण है, देखो, है ना। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, कैसे उदाहरण है। पहले तो बात कर लेते हैं, यौगिक है, समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है कि तत्व है, उसके बारे में। देखो, चारों चीजों को डिस्क्राइब भी किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें से मैं इन सभी चीजों को डिस्क्राइब किया है कहाँ, पिछले वीडियो में। तो आप लोग जा करके इसको बिल्कुल देखो भैया, एकदम इंपॉर्टेंट है। पहला बात देख लेता हूं चाशनी के बारे में। भाई चाशनी क्या है, चाशनी क्या है भाई, ये चाशनी क्या है, चाशनी शुगर सिरप है, शुगर सिरप है भैया, शुगर। ठीक है, ये लो, चाशनी क्या है, शुगर सिरप है। कहने का मतलब इसमें क्या क्या रहता है, एक तो शक्कर रहेगा भैया और दूसरा क्या रहेगा, पानी रहेगा। ये देख लो, और कल वीडियो में जो बताया था मैंने
क्या बताया था कि शक्कर और पानी का घोल को हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं भैया। क्यों, क्योंकि शक्कर इस सभी जगह पे घुल जाता है, पानी के सभी बिंदुओं पर घुल जाता है शक्कर, ठीक है। तो चाशनी देख करके आंसर तो आ रहा है क्या चीज, समांगी मिश्रण। और वहीं पे चाय का भी मैंने बात किया था, चाय का मैंने बात किया था, विदाउट टी लीफ बोला था मैं, विदाउट टी लीफ बोला था भैया, है ना। ये देख लो, विदाउट टी लीफ क्या है, वो समांगी मिश्रण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और गजब का क्वेश्चन है। कहाँ से, समांगी मिश्रण से, मतलब मिश्रण से क्या है वो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को देखो, रक्त किसका उदाहरण है, रक्त किसका उदाहरण है, ध्यान दो भैया, रक्त किसका उदाहरण है, रक्त सॉल है क्या, सॉल है ना, रक्त सॉल नहीं है, नहीं है भैया, रक्त सॉल नहीं है। कोलाइडी विलियन है क्या, नहीं है कोलाइडी विलियन, है ना। कोलाइडी आलंबन है रक्त, कोलाइडी आलंबन, तो पायस भी नहीं होगा, ठीक है। कौन कौन क्या क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। कोलाइडी विलियन क्या है, कोलाइडी विलियन जो गोंद होता है, गोंद, गोंद नहीं भैया, गोंद, गोंद, ठीक है। ये या फिर क्या बोलेंगे इसको, स्टार्च सॉल्यूशन बोल देते हैं हम लोग, स्टार्च सॉल्यूशन बोलते रहा, वो होता है कोलाइडी विलियन। और कोलाइडी आलंबन क्या है, जिसका कण बड़ा बड़ा होता है, आलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन, कोलाइडल सस्पेंशन होता है, ठीक है, जिसका कण बड़ा होता है, जिसको हम लोग छन्नी से छान लेते हैं, है ना। और रक्त को हम लोग छान करके अलग अलग चीज करते हैं भैया, उसमें से प्लेटलेट्स निकालना रहता है, उसमें से सीरम निकालना रहता है। तो कहाँ से निकालते हैं, छान करके निकालते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के माध्यम से, एक सेंट्रीफ्यूग रहता है ऐसे, ठीक है। आप लोग जब बीएससी करोगे या फिर बीएससी किए हैं तो आपको ध्यान आएगा सेंट्रीफ्यूग नाम का, जहाँ पे हम लोग चीजों को अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो एक कोलाइडी आलंबन है, इसके कोलाइडी आलंबन होने के कारण से रक्त में से प्लेटलेट्स को बाहर निकाला जा सकता है। रक्त में से किसको बाहर निकालते हैं, प्लेटलेट्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है। जबकि पायस कौन है, दूध पायस है भैया, दूध, मिल्क क्या है, पायस है। तेल और पानी का जो मिश्रण रहता है वो पायस कहलाता है। अब ध्यान दो, अब क्या बताने वाला हूं मैं कि रक्त क्या है, ऐसे दे तो दिया है कोलाइडी आलंबन के रूप में, लेकिन रक्त एक और चीज है, वो क्या है, विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। ये भी बात क्या करना है आपको, ध्यान रखना है भैया, उचित तरीका से ध्यान रखना है। तो दो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ मैं क्या कर दिया हूं, इसको सॉल्व कर दिया हूं, और देखते रहो। और आगे क्वेश्चन आने वाला है, 16-17 क्वेश्चन होगा, एकदम थाम के बैठे रहो और देखते रहो, बड़ा ही मजा आने वाला। तो देखो, तीसरा और चौथा क्वेश्चन फिर से आ गया आपके बोर्ड पर, है ना। मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके लिए मान्य नहीं है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके लिए मान्य नहीं है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे वही क्वेश्चन को पूछ कर एग्जामिनर भी क्या हो गया, थक गया है ना। तो कुछ नया पूछेगा वो, और नया में से ये बहुत नया है, एकदम अपडेटेड। आप लोग तो पुराना वीडियो जाकर के देखो, ठीक है। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके लिए मान्य नहीं है, तो सीधा सीधा बात होता है, नाभिकीय अभिक्रिया के लिए मान्य नहीं है भैया। क्योंकि भैया क्या नहीं होता इसमें, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का द्रव्यमान किसके बराबर नहीं होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के, मास ऑफ प्रोडक्ट के, ध्यान दो, है ना। उत्पाद की, पहले बात तो एक बात ध्यान दो कि द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है क्या चीज, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये होना चाहिए। लेकिन क्या बोल रहा है, किसके लिए मान्य नहीं है, तो नाभिकीय अभिक्रिया के लिए मान्य नहीं है, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। वहां पे प्रोडक्ट में द्रव्यमान क्षति हो जाता है, क्या जाता है, द्रव्यमान क्षति हो जाता है। इस कारण से भैया, इस कारण से क्या चीज कि नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम वैलिड नहीं करता है, वो इनवैलिड हो जाता है वहां पे, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन मैंने यहां से धम से उड़ा दिया इसको। चौथा क्वेश्चन को आप लोग उड़ा दो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम लगा के चौथा क्वेश्चन को आप लोग उड़ा दो। देखो क्या बोलना चाहता है ये कि 36 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिल करके 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किसकी व्याख्या करता है,
बता दो भैया, एकदम बता दो। चलो देखते हैं, एकदम रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कितना ग्राम है कार्बन, कार्बन है 36 ग्राम, ऑक्सीजन कितना ग्राम है 32 ग्राम। ओहो, मजा ही मजा है। और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया कितना, 60 ग्राम। अब फिर से बोलेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, वो बोलता है मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। ओ हो, ये देख लो भैया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम घूम फिर करके यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों को जोड़ दो भैया, इन दोनों को जोड़ दो रे, 36 36 और ये 32 को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, चेक कर लो तो एक बार, चेक कर लो तो एक बार। 36, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 60 नहीं है 68 है। ठीक है, 60 नहीं है 68 है, ये बात ध्यान रखो, है ना, 68 है भैया। तो कितना आएगा, यहां से देख लो ना, 68 आता है। और भैया मेरा मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गया, 68 ग्राम आ गया। वो किसके इक्वल है, 68 ग्राम के। तो दोनों का मास क्या हो गया है, दोनों का मास इक्वल हो गया है, दोनों का मास क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो स्थिर अनुपात तू भग यहां से, गुणित अनुपात तू तो यहां से बहुत दूर भग, आजा आजा। देख लो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या करता है, वैलिड करता है यहाँ पे, है ना। 36 और 32 68 होता है, और 68 ग्राम ही यहाँ पे क्या निकला हुआ है, हमारा प्रोडक्ट निकला हुआ है। व्युत्क्रम अनुपात तो दूर दूर तक के संपर्क में नहीं है, दूर दूर तक के संपर्क में नहीं है। तो इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन आपके सामने धराशायी हो गया, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन को भूलना मत। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और आ गए हैं, देख लो। प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 बड़ा ही सिंपल है। ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, ऑप्शन अभी आपके सामने दूंगा, तब तक आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार रीड तो करो क्वेश्चन को। क्या बोलना चाहता है ये क्वेश्चन कि 12 ग्राम कार्बन तथा 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, या किसकी व्याख्या करता है। अभी जस्ट बता के रखा हूं इसके बारे में कि क्या है इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन ले लो भैया, क्या ले लो, स्थिर अनुपात का नियम ले लो, स्थिर अनुपात का नियम, ये लो स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा ऑप्शन ले लेता हूं, बी ऑप्शन ले लेता हूं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और भैया तीसरा ऑप्शन है ना, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा। और चौथा ऑप्शन का नियम, और चौथा ऑप्शन देख लो भैया, गुणित अनुपात का नियम बोल देते हैं, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम का नियम। ये देख लो, ऐसे धड़ाधड़ लिखा जा रहा है। अब देख लो क्या बोल रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन मिला है 12 ग्राम, ऑक्सीजन मिला है 32 ग्राम, और ये मिल गया है 44 ग्राम। भैया आपको क्या करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट ऐसे कर देते हैं, आर एम कर लेते हैं, इक्वल टू पी एम होना चाहिए, आर एम इक्वल टू पी एम होना चाहिए, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। तो भैया कर लो ना, कर लो, ये देख लो भैया, ये 44 बराबर है 44 के, है ना, और दोनों ग्राम में है। तो किसका ये अनुसरण करता है, किसका व्याख्या करता है, तो ये कर देता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का व्याख्या करता है। फिर से ये चारों ऑप्शन यहाँ पे पेस्ट मार दो, फिर से चारों ऑप्शन यहाँ पे पेस्ट मार दो। पहला ऑप्शन, हाँ जी, प्रश्न पढ़ने से पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। परमाणु यौगिक बनाने के लिए छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़ते हैं, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, सिंपल होल नंबर, ये शब्द कहाँ पे हम लोगों ने लिखे हैं, हाँ जी, छोटी या फिर सरल पूर्ण संख्या, सरल पूर्णांक के रूप में रहते हैं, कहाँ पे लिखे हैं हम लोग, कहाँ पे लिखे हैं। अरे भैया परमाणु यौगिक बनाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यौगिक बनाता है, अलग अलग यौगिक बनाता है। देखो ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे और ये ऐसे यौगिक बनाता है, और छोटे छोटे संख्या आता है, छोटे संख्या। इसका मास निकालेंगे 28 28 28 28। अरे नाइट्रोजन का मास है ये, नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का मास निकालेंगे तो 16 32 48 64
80 और इसको ऐसे 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 कर देंगे 1 2 3 4 5 छोटी पूर्ण संख्या। अब बताओ किस में आता है ये चीज? ये चीज आ जाता है भैया, ये चीज आ जाता है किसमें? ये आता है गुणित अनुपात के नियम में। किसमें आता है? गुणित अनुपात के नियम में, गुणित अनुपात के नियम में आता है। तो ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया, ऊपर में चल रहा है वही ऑप्शन है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया। अगर सॉल्यूशन नहीं ऐसे ऑप्शन लिख लिख के देते जाऊंगा तो टाइम भी वेस्ट होगा और एक्सप्लेनेशन के लिए जगह भी कम पड़ जाएगा ना रे बाबा। ये बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है। देख लो ऐसे प्रश्न आता है एकदम ऐसे ऐसे चुटकी में उड़ा देना ऐसे प्रश्न को, ऐसे प्रश्न चुटकी में उड़ जाएगा एकदम भैया। ये देख लो 6 क्वेश्चन आपके सामने रख दिया हूं मैं। तो ये देख लो 2 क्वेश्चन और आ गए आपके सामने, है ना। आप लोग इत्मीनान से पढ़ते जाओ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को, यौगिक के जोड़े SnCl2 और SnCl4 क्या दर्शाता है? कौन से नियम को दर्शाता है ये? अब ध्यान दो, कभी भी आपको 2 यौगिक देगा, ठीक है, और उसके बाद वो एक एक तत्वों से मिलकर बना है। देख लो 2 ही तत्वों से मिलकर बना है ये ऐसे, और एक का नंबर कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका एक का मास भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक का द्रव्यमान भी कांस्टेंट होगा। एक का भार भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, नियत होगा, स्थिर होगा, स्थिर होगा। अब स्थिर होगा बोल दिया हूं तो स्थिर अनुपात नहीं है, है ना। तो ये स्थिर रहेगा, लेकिन ये चेंज होते जाएगा। ये दोनों क्या होगा? चेंज होगा, और सरल पूर्णांक देगा। क्या देगा? सरल पूर्णांक देगा। N2O2 वाला, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला ही कहानी है, स्टेनस और क्लोरीन वाला कहानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। ये बात ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, आप लोग पढ़ो, इसको लिख करके देखो तभी बात समझ में आएगा। मैं पढ़ रहा हूं और इसको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग इलिस्ट्रेट करेंगे कि वास्तव में उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो देखो, एक तत्व A का एक भाग, A का एक भाग, ठीक है, B के 2 भाग से क्रिया करता है। मतलब क्या बना दिया? ये AB बना दिया, इसका एक भाग और इसका कितना भाग? 2 भाग से क्रिया करता है। ये देख लो ऐसे बना दिया मैंने, है ना। तत्व C के 6 भाग, यहाँ पे C लिख देता हूं। अब जैसे ये डायग्राम दिख गया, आपको आंसर समझ में आना चाहिए। ट्राइपोड कहाँ पे बनता है वो समझ में आना चाहिए। ट्राइपोड कहाँ पे बनता है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तत्व C के 6 भाग, B के 4 भाग से विक्रिया करता है। इसके कितने भाग से? इसका तो ये CB बन गया, ये 6:4 हो गया, और इसको और डिवाइड कर देंगे तो कैसे हो जाएगा? 3:4 हो जाए, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो ये देखो भैया, B का एक समान अनुपात, B का एक समान अनुपात मिल रहा है। और यहां से फिर बोल रहा है, यदि A तथा C दोनों क्रिया करेंगे, A और C क्रिया करेंगे, मतलब AC बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? AC बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? AC बन जाएगा तो ठंड लग जाएगा, ठंड। AC बन जाएगा तो ठंड लग जाएगा, ठंड चालू हो गया। विंटर का सीजन आ रहा है ना। तो A का तो 1 रेशियो है और C का कितना है? 3 रेशियो है। तो ये कौन सा नियम से संबंधित है? उसके भार का अनुपात जो है वो कौन से नियम से संबंधित है? तो हम लोग बोल देंगे व्युत्क्रम अनुपात के नियम से संबंधित है। अरे यार, ये डायग्राम देख के तो समझ में आ जाना चाहिए ना। ऐसे डायग्राम कहाँ बनता है? कहाँ बनता है ये डायग्राम? ये डायग्राम तो बनता है व्युत्क्रम अनुपात के नियम से। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात समझ में? जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ रिएक्शन करता है और वही तत्व किसी तीसरे के साथ भी रिएक्शन करता है, तो भार के अनुसार उनका जो अनुपात होता है वो भी सरल पूर्णांक में रहता है ऐसे। ठीक है, ये कौन बोलता है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम बोलता है। आप लोग पीछे का वीडियो जा करके देखो, बिल्कुल मजा आने वाला है वो वीडियो में। जैसे अभी वीडियो चल रहा है, जैसे अभी वीडियो चल रहा है, वैसे पीछे का भी वीडियो है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। प्रश्न देखो, मैं पढ़ रहा हूं, है ना, और इसके हिसाब से आप उसमें तर्क देना, और तर्क के साथ क्या चीज, उसका आंसर आपको जवाब करना है। आप लोग तो कमेंट भी करते रहो यार, कमेंट। ठीक है, कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक धातु के 2 अलग अलग ऑक्साइड में भार के अनुसार 20% और 27% ऑक्सीजन है। ठीक है, एक धातु का ऑक्साइड है, चलो ले लेते हैं यार, कहीं पे एक छोटा सा जगह देख लेते हैं। मान लो जाए वो धातु A है, उसका ऑक्साइड ये है AO। ठीक है, और अलग अलग ऑक्साइड AO2,
AO3, अब समझ में आना चाहिए, AO4, ऐसे अलग अलग ऑक्साइड है जिसमें दो ही ऑक्साइड के बारे में बात किया है, एक 20% है और एक क्या है 27% है। कैसे? भार के अनुसार। तो यह नियम किसके अनुसार है ये बात करना है। जब ऐसे दिखाई दे आपको, ऐसे ऐसे, है ना, तो आपको चुपचाप क्या कर देना है, गुणित अनुपात का नियम बता देना है। ठीक है, एक धातु के अलग अलग ऑक्साइड बोलेगा, अलग अलग क्लोराइड बोलेगा, अलग अलग ब्रोमाइड बोलेगा, अलग अलग फ्लोराइड बोलेगा, तो क्या कर देना भैया, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात के नियम को ऐसा टिक लगा के आना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतर और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला क्वेश्चन है। ये बात एकदम इत्मीनान से देखो। प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित कथन में से वह कथन जो डाल्टन द्वारा प्रस्तावित नहीं है, प्रस्तावित नहीं है बोला है भैया। अगर प्रस्तावित होता तो क्या होता, और नहीं है तो क्या नहीं है, उसको देखते हैं। सबसे पहला बात कर रहा है, एक दिए गए तत्व के सभी परमाणु का गुण समान होता है। ठीक है भैया, अगर मैं आयरन का बात कर लूंगा, लोहा का बात कर लूंगा, तो लोहा का परमाणु, जो परमाणु रहेगा वो सभी के लिए एक समान होगा। इतना बड़ा लोहा ले लूंगा ना तो उसका परमाणु एक समान होगा। तो ये बात तो सही बोल रहा है कि एक दिए गए तत्व के सभी परमाणु क्या होता है, समान होता है। ये तो एकदम सही है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का पुनर्गठन होता है। यस यस, ये तो द्रव्यमान संरक्षण वाली बात हो गया, द्रव्यमान संरक्षण वाली बात हो गया कि इधर का परमाणु इधर जाने के लिए क्या करता है, फिर से वो क्या होता है, पुनर्गठित होता है, पुनर्गठित। अरे एक सिंपल एग्जांपल देख लो ना यार, यहाँ पे यार ये देख लो, NaCl और HCl, सॉरी NaCl और H2O को मैं रिएक्शन करा दूंगा, या फिर छोड़ो इसको, छोड़ो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को रिएक्शन करा दूंगा भैया, तो इसका परमाणु इसके साथ गुलू गुलू करेगा। ये देख लो गुलू गुलू कर दिया और जल निकाल दिया, और इसका परमाणु इसके साथ हो गया तो NaCl बन गया। तो ये तो सही बोल रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमको नेगेटिव लेना है भैया, ये भी ट्रू है, ट्रू है, हमको नेगेटिव लेना है। देखो ये देखो, नेगेटिव पूछा है हमको, नेगेटिव है ना। जब गैसें आपस में अभिक्रिया करती है तो उसके आयतन सरल अनुपात में होता है। क्या ये डाल्टन ने बोला था, क्या ये डाल्टन ने बोला था? ये बन गया भैया नेगेटिव। क्यों क्यों? क्योंकि इसको तो कौन बोला है, इसको तो बोला है गै-लुसाक ने। जब भी गैस और आयतन का बात होगा तो गै-लुसाक को अपने दिमाग में जिंदा रखना। गै-लुसाक ही अब हमारा क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव आंसर आ गया तो नेगेटिव आंसर ही सही है। फिर भी चौथा वाले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, क्या पता है भी पूछ देगा। पदार्थ अविभाज्य परमाणु से बना होता है। ठीक बात बोल रहा है कि परमाणु अविभाज्य एक कण होता है, सबसे छोटा कण होता है, ठीक है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व किसका होता है? अणु का होता है। तो पदार्थ अविभाज्य परमाणु से बना होता है, ये भी ट्रू है। तो गलत क्या हो गया, ये हो गया, और गलत ही आंसर को हमको बताना था इस क्वेश्चन पे। ये देख लो, पुट से भरा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत एकदम सिमिलर क्वेश्चन चल रहा है। अब देखो, मैं बात करूंगा असर्शन और रीजन के बारे में। 10 क्वेश्चन आपको ऐसे बता दिया। अब 5-6 क्वेश्चन हम लोग क्या लगाते हैं, असर्शन और रीजन के बारे में लगाएंगे। और असर्शन और रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पेपर आप लोग देख रहे हो, कैसे पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में। तो असर्शन रीजन रहेगा, है ना। और आपके सामने ऐसे वो जो जवाब रहता है वो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके आधार पे आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो आपके पास कारण और कथन वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, अभिकथन और कारण, और उसका जो आंसर है वो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। जिसमें पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, क्या बोल रहा है, कथन कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है, कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या नहीं करता है, ये बोला है। तीसरा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है, वो है कथन सही है और कारण गलत है। ठीक है, कथन सही है और कारण गलत है, ऐसे देख सकते हो आप लोग। और चौथा ऑप्शन जो है वो डी है, वो क्या बोल रहा है, कथन गलत है और कारण सही है, कथन गलत है और कारण सही है। पांचवा ऑप्शन और ई ऑप्शन जो है वो है कथन और कारण दोनों क्या है, गलत है, कथन और कारण दोनों गलत है, ऐसा दिया हुआ है। अब मैं प्रश्न पे आता हूं। अभी कथन आपके सामने दिया गया है, उसको देख सकते हो कि 22 कैरेट सोना एक यौगिक है। 22 कैरेट सोना क्या है, एक यौगिक है। और क्या बोल रहा है, कारण
एक यौगिक में मौजूद तत्वों की निश्चित संगठन होती है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में, है ना। अभी कथन पहले पढ़ना है। 22 कैरेट सोना एक यौगिक है, उसके बाद क्योंकि बोल देना, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि एक यौगिक में मौजूद तत्व की निश्चित संगठन होती है। तो पहला बात ध्यान रखो भैया, 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना का मतलब क्या होता है कि इसमें 22 भाग क्या रहेगा, सोना का रहेगा, गोल्ड का रहेगा, और जो 2 भाग है, ऐसे तो एकदम मानते कितना है, 24 कैरेट को मानते हैं एकदम शुद्ध, है ना। तो 2 भाग कुछ और होगा, 2 भाग अन्य होगा, अन्य अदर होगा जो भी। ठीक है, अब बताओ यार, जब 22 कैरेट सोना यौगिक बता रहा है और उसमें 2 भाग अन्य और है, इसका मतलब क्या है? क्या ये सही है? क्या ये जवाब सही है? ध्यान दो एकदम। क्या 22 कैरेट सोना एक यौगिक है? नहीं है भैया। क्यों नहीं है? ये जो है वो है समांगी मिश्रण है। क्या है ये? समांगी मिश्रण है। 22 कैरेट सोना जो है वो समांगी मिश्रण है। इसका मतलब क्या है? ये एक मिश्र धातु है। क्या है? एक मिश्र धातु। और मिश्र धातु किस में आता है? समांगी मिश्रण में आता है। इसका मतलब तो यौगिक नहीं है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। इसका कारण यह है, अभी कथन क्या हो गया? अभी कथन गलत हो गया है। अभी कथन क्या हो गया है? गलत हो गया है। जबकि कारण को पढ़ लो एक बार। एक यौगिक में मौजूद तत्व की निश्चित संगठन होती है। यस, बिल्कुल होता है। अगर मैं H2O को ले लूं, यहां पे ऐसे H2O ले लूं, तो इसका हाइड्रोजन का अनुपात कितना है जी? ये है 2, और ये अनुपात है कितना? 16 का, है ना। तो ये 1:8 के संगठन में है। ये 1:8 के संगठन में है। इसका प्रतिशत भी निकाला जा सकता है, इसका परसेंट भी निकाला जा सकता है। तो कारण तो सही है और कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर देख लो आप लोग, कारण सही है और कथन गलत है वाला को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथन गलत है और कारण सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथन गलत है और कारण सही है। दूसरा बात देख लो, अभी कथन दिया है भाप एक मिश्रण है। भाप को क्या बोला है? एक मिश्रण बोला है। भाप एक मिश्रण है बोल रहा है, क्योंकि एक तत्व में, एक यौगिक में तत्व की संगठन क्या होता है? निश्चित होता है बोल रहा है ना। तो ये तो ऊपर वाला बात हो गया, तो इसका कारण तो अभी से सही हो गया है जी। ऊपर पढ़ के आए हैं मतलब सही है ना। ये देख लो, कारण तो सही हो गया है। क्या ये सही है? भाप एक मिश्रण है क्या? नहीं है भैया। भाप मतलब स्टीम का बात चल रहा है। स्टीम जो है वो क्या है? गैसियस, हाँ जी, गैसियस वाटर है। वाटर H2O है, गैसियस H2O। और H2O क्या है भैया? यौगिक है, यौगिक। H2O यौगिक है, ये देख लो। तो फिर से अभी कथन गलत हो गया और कारण सही हो गया, तो फिर हमारा आंसर क्या रहेगा? डी ही रहेगा। ठीक है, क्या चीज? अभी कथन गलत है, कारण सही है। ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आएगा और इससे और जटिल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी कथन देख लो, प्रश्न नंबर 13 का अभिकथन। ग्रेफाइट एक तत्व है और कारण क्या बोल रहा है? तत्व एक पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होता है। अब ग्रेफाइट के बारे में बोलेंगे। ग्रेफाइट कौन है? कौन है ये ग्रेफाइट? कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है भैया, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है ये। ठीक है, आप कार्बन, इसका मतलब क्या है? ग्रेफाइट में कार्बन 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 ऐसे चैन पाया जाता है, ऐसे चैन पाया जाता है। अरे इसमें sp2 संकरण पाया जाता है ना। बाद में देखेंगे उसको, तो जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब, है ना। ऐसे कार्बन कार्बन से मिला हुआ है। तो ये तो सही हो गया कि ग्रेफाइट एक तत्व है। तत्व एक पदार्थ का शुद्धतम रूप है। ये जाके देखो भैया, फ्लो डायग्राम बनाया था मैं। फ्लो डायग्राम में तत्व को एक शुद्ध रूप माना गया था। तो कारण भी सही हो गया। क्या इसका व्याख्या करता है ये? यस, यस भैया, तत्व का व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब अभिकथन का भी व्याख्या कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसमें आंसर ए आ जाएगा कि अभिकथन तथा कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ऐसे और कारण वाला 2 क्वेश्चन और है ऐसी। ठीक है, ध्यान से देखो, ऑप्शन वहां पे छोटा सा दिया गया है, एडजस्ट करना भाई आप लोग, है ना। और इमेजिनेशन करते जाना यार, ग्राफिक्स के माध्यम से उतना ब्रेन का तार नहीं खुलता है। ये बात को ध्यान रखना। ये मैं 100% बात कर रहा हूँ।
जो चीज़ें ब्लैक बोर्ड में हो सकती है डिजिटली वो संभव नहीं होता है। मतलब आप अधिक से अधिक एक्टिव हो यहाँ पे, अपना पूरा दिमाग लगा रहे हो। अगर ग्राफिक्स के माध्यम से रहेगा ना तुरंत सब चीज़ दिख जाएगा, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है, धीरे से अडॉप्ट करेंगे उसको। तो क्या बोलेंगे, अभिकथन, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। क्या बात सही है? एकदम सही है भैया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि कोई भी तत्व या परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये तो सही है। कारण पढ़ लेते हैं। क्योंकि ताप एवं दाब के संपूर्ण परास में गैस के समान आयतन में परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, ये बात बोल रहे हैं भैया। मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट, तो बात समझ में आएगा, लेकिन अभी ध्यान दो, है ना। ताप एवं दाब के संपूर्ण परास में गैस के समान आयतन में परमाणु की संख्या भी समान होती है। यहाँ पे नहीं शब्द दिया है, इस कारण से ये गलत हो गया। कारण, इस कारण से एक कारण गलत हो गया है। और ये स्टेटमेंट जो है नहीं को छोड़ करके बर्जिलियस ने दिया था इसको। कौन दिया था? बर्जिलियस, ये ने बोल के रखा है। और इसको कौन बोला है? जॉन डाल्टन ने भी बोला है और लिवोजियर ने भी बोल के रखा है। ठीक है, डाल्टन भी बोला है इसको और लिवोजियर भी ने बोल के रखे हैं। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। अब हमारा आंसर चेक कर लो कि कारण तो सही है, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। कौन सा ऑप्शन में? कथन सही है और कारण गलत है। ये ऑप्शन नंबर सी में आता है। किस में आता है? ऑप्शन नंबर सी में। 15वां क्वेश्चन, ये देखो यार कैसे धीरे 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 करके हम 15वां क्वेश्चन पे पहुंच गए, पता ही नहीं चला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चले गए। और टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा और उसका क्वेश्चन लाते जाऊंगा ना यार, टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा, क्वेश्चन लाते जाऊंगा। कम से कम 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या? इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा, उसी की तो तैयारी है, उसी की तो तैयारी है। तो चलो 15वां क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभिकथन दिया है, गैस अपने आयतन के साधारण अनुपात में संयोजित होती है। यस, होता है भाई, है ना। सिंपल रेशियो में ही संयोजित होगा, ये बात है ना। किंतु हमेशा नहीं, हमेशा नहीं होता है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, कारण क्या बोल रहे हैं? गैस आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब ध्यान दो, अभिकथन भी सही है। गैस अपने आयतन के साधारण अनुपात में संयोजित तो होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब वो आदर्श गैस नहीं होगा तब। मतलब ये वास्तविक गैस के लिए है, वास्तविक गैस के लिए। ठीक है, और भैया वास्तविक गैस जो है वो आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करता है। मतलब पीवी बराबर एनआरटी इसको फॉलो नहीं करता है, इसको फॉलो नहीं करता है। एक टेम्परेचर के बाद वो वास्तविक गैस के रूप में, एक टेम्परेचर के बाद वो वास्तविक गैस के रूप में हो जाता है। ठीक है, और यार इस दुनिया में कौन आदर्श है? सब अपने अपने लिए, सब अपने अपने लिए आदर्श है और सभी अपने अपने लिए अनादर्श है। ठीक है, तो ये बात है। तो देख लो क्या बोल रहा है, ये भी सही है। ठीक है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है ये। हमेशा, किंतु हमेशा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वास्तविक गैस साधारण अनुपात में संयोजित नहीं होता है, ये बोल रहा है। तो क्या बोलेंगे हम? ऑप्शन के साथ जाएंगे। वो ऑप्शन है क्या चीज? कि कारण तथा कथन, सॉरी, कथन तथा कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो अभिकथन और कारण का ये अंतिम क्वेश्चन और आज का भी अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक भी बार नहीं आया है और आया है तो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, जेडबलई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, एक निश्चित तत्व एक्स जो है क्लोरीन के साथ 3 द्विअंगी यौगिक का निर्माण करता है। 3 द्विअंगी यौगिक का निर्माण करेगा। HCl होगा, HCl2 होगा, HCl3 हो गया। ठीक है, निर्माण करता है जिसमें क्लोरीन की मात्रा क्रमशः, इसमें कितना है 59.68% है, इसमें कितना है 68.95% है, इसमें कितना है 74.45% है। किसका मात्रा? क्लोरीन का मात्रा बोल रहा है, क्लोरीन का मात्रा है भाई ये। ठीक है, एक्स का मात्रा नहीं है, क्लोरीन का मात्रा है। ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम का व्याख्या करती है। ये आंकड़े किसका नियम का व्याख्या करती है? गुणित अनुपात के नियम का व्याख्या करती है। अब देख लो ना यार, सिंपल सा बात है। एक तत्व का
निश्चित द्रव्यमान अलग अलग दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमान से क्या कर रहा है, संयोजित हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? ऐसे कथन को गुणित अनुपात का नियम शरण देता है कि सही बोल रहे हो भैया कि एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमान से क्या हो रहा है, संयोजित हो रहा है। इसमें भी निकाल सकते हैं हम लोग, कोई तकलीफ नहीं है। ये डाटा किस में काम आएगा? इसमें काम आएगा। अब देखो कारण क्या बोल रहा है, गुणित अनुपात के नियमानुसार यौगिक की श्रेणी में जब एक तत्व की आपेक्षिक मात्रा दूसरे तत्व की कुछ निश्चित मात्रा के साथ, एक तत्व की आपेक्षिक मात्रा है, देखो उल्टा बोल दिया है ना, मैं क्या बोल रहा हूं उसको देखो, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व का अलग अलग द्रव्यमान, तो अलग अलग शब्द को उन्होंने क्या बोल दिया है, आपेक्षिक शब्द बोल दिया है, और उसको सामने बोल दिया है एक तत्व की आपेक्षिक मात्राएं दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोजित होती है, तो वह आपेक्षिक मात्रा छोटी पूर्ण संख्या के रूप में होता है, छोटी पूर्ण संख्या के रूप में होता है। तो कारण भी सही है, कारण भी क्या है, सही है, एकदम सही है। मतलब ये गुणित अनुपात का नियम ही है, बस इसको तोड़ मरोड़ के दे दिया है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लोरीन की मात्रा कहां पर दिया है, ये 59.68% दिया है। तो x का मात्रा कितना हो जाएगा भैया, 100 में से इसको माइनस कर दो, 59.68% है ना, तो x का मात्रा कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 40.32 के आसपास ये निकलेगा। ठीक है, आप लोग इसको घटा देना, ये निकल जाएगा। अब क्या बोलेंगे भाई, x का मात्रा निकल गया, मैं केवल एक के लिए बता रहा हूं, बाकी सबके लिए वैसे निकलेगा और आंसर सही है। ठीक है, अब क्या बोलेंगे कि 1 ग्राम x का मात्रा, 1 ग्राम x का मात्रा के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या कर देना है, भाग कर देना है, 59.68 अपॉन 40.32। ठीक है, 40.32। जब इसको काटोगे आप लोग तो ये लगभग किसके बराबर आएगा, लगभग 2 के बराबर आएगा, 2 के। ठीक है, तो एक सरल पूर्णांक है, छोटी सी पूर्णांक है ये। ठीक है, ये बात कर रहा है, तो क्या हुआ कि कारण सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा कि अभिकथन भी सही है, अभिकथन भी क्या है, सही है भैया, और कारण भी सही है, और कारण सही व्याख्या करता है, कारण क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। ये बात को हमको ध्यान देना है। और ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, जो केमिस्ट्री के टीचर, पीजीटी टीचर के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो एकदम खास है भैया। और जो बच्चे नीट और जेई का तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी ये जबरदस्त है, और नीट और जेई का तैयारी कर भी रहे हैं अभी ड्रॉपर्स, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस दिक्कत हो गया है कि मैं इसको हिंदी मीडियम में आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं, है ना, इंग्लिश मीडियम में भी डिलीवर किया जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। मीडियम इज नॉट द रीजन फॉर द फेलियर, लैंग्वेज जो है, मीडियम जो है वो फेलियर के लिए कोई रीज़न नहीं होता है। आपको दोनों भाषाएं में पेपर मिलेगा, आप जिस भाषा में आपको कंफर्टेबल लगता है उस भाषा में आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसको भी वैसी स्टाइल में बनाना, इसको भी वही स्टाइल में बनाना, तो आपको देखना आप लोग, ये सिंपल रेशियो में ही आएगा। 2 आ गया है तो हो सकता है ये 3 आए, ये हो सकता है 4 आए, ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ उसको, ये गुणित अनुपात का नियम या विक्रम अनुपात का नियम या द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आसवन मेथड वगैरह भी आएगा बाद में, मोल संकल्पना भी आएगा, वहां से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। और मोल तो भैया एक ब्रॉड क्या है वो रीजन रहता है, उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है उसको पढ़ने के लिए। और मोल कॉन्सेप्ट जो समझ लिया, जो सीख लिया, वो केमिस्ट्री का क्या हो जाता है, बादशाह हो जाता है, वो रसायन विज्ञान में महारत उसको हासिल मिल जाता है ना, ऐसे बोला जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और मेरी मेहनत के लिए आप लोग यार लाइक, सब्सक्राइब और क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि ये जो चीजें बता रहा हूं वो जिसको आवश्यक जो व्यक्ति है वहां तक ये चीज पहुंच जाए, है ना, तो देश दुनिया का भला होगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति पढ़ लिख करके अगर वैज्ञानिक बनेगा तो वो खाली अपने लिए वैज्ञानिक नहीं बनता है, वो समुचित ब्रह्मांड के लिए क्या बनता है, वैज्ञानिक बनता है, नया नया खोज, नया नया रिसर्च करते रहता है। ठीक है, तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ आपके पेन और कॉपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।